हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके 10 से 15 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये हमारे बार बार रिपीट हुए हैं। चाहे 2016 की बात कर रहे हो, 18, 20, तो अगर 24 की बात कर रहे हो तो ये हमारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये आपसे 4 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाता है। देखिए, किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? किरचॉफ ने हमारे 2 नियम दिए थे। एक था हमारा संधि का नियम और दूसरा है हमारा बंद पाश का नियम, जिसे हम वोल्टा का नियम भी कहते हैं। और देखिए, संधि के नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, हमारा पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम बोलता है किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? संधि का नियम ये बोलता है कि किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का हमारा बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0। ये हमारा संधि का नियम, इसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। अब देखिए, हमारा दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है हमारा बंदपाश का नियम, जिसे हम वोल्टा का नियम भी बोलते हैं। तो देखिए, बंदपाश का नियम क्या कहता है? बंदपाश का नियम कहता है किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगे प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि बंदपाश का नियम हमारा क्या बोलता है? बंदपाश का नियम बोलता है सिग्मा आई आर बटे बराबर सिग्मा ई। यानी कि आपको ये बंदपाश के नियम का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप बंदपाश का नियम लिख पाओगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये किरचॉफ का नियम अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए, बंदपाश के नियम में क्या था? इसमें है किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगे प्रतिरोध जो कि R तथा उसमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि हमारा सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, अब हमने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक बताइए। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो P बराबर Q इंटू 2L। और कई बार पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, उसका एसआई मात्रक बताइए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के 2 बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 बिंदु है। यहाँ पर हमने 2 बिंदु लिए, इसको हमने 2 बिंदु आवेश ले लिया, इसको माइनस क्यू मान लिया, इसको हमने प्लस क्यू मान लिया। अब देखिए, इनके बीच क्या है? एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये पॉइंट है 0, ये हमने पॉइंट O मान लिया। अब देखिए, माइनस क्यू और O के बीच की दूरी L है और प्लस क्यू और O के बीच की दूरी L है, यानी कि कुल मिलाकर A भी कितना है? 2L है। तो देखिए, यही हमारा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर Q आवेश इंटू 2L की दूरी के बराबर होता है। तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वैद्युत द्विध्रुव के 2 बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र देख लीजिए, P बराबर Q इंटू 2L। और देखिए, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक है कूलम इंटू मीटर। देखिए, आप इस सूत्र के माध्यम से मात्रक निकाल सकते हैं। Q आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और देखिए, L दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये हो गया हमारा इसका एसआई मात्रक कूलम इंटू मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। कई बार आपसे वैद्युत विभव की विमा भी पूछ ली जाती है एमसीक्यू में। तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या है और इसकी विमा क्या है। अब देखिए, वैद्युत विभव क्या कहता है? किसी आवेश Q को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य
तथा आवेश Q का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देख लीजिए वैद्युत विभव क्या है। किसी आवेश Q को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश Q का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। और विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, आप चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मान लिया जिसे हमने Q मान लिया। अब ये जो हमने पॉइंट माना है, ये आवेश Q को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक ले जाने में किया गया जो कार्य है उस तक, और आवेश Q का अनुपात हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। फिर से देख लीजिए, किसी आवेश Q को अनंत से लेकर, यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश Q का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर है V बराबर W/Q। ये आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। V बराबर W/Q, जहां पर W क्या है? किया गया कार्य, और Q क्या है? Q आवेश है। अब देख लीजिए मात्रक। हमारा वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसको हम जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। जूल कैसे? क्योंकि हमारा कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और हमारा आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसलिए हम जूल प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं। अब देख लीजिए वीमा। तो इसकी वीमा क्या है? V की वीमा है। अब देखिए W की वीमा अपॉन Q की वीमा। तो W की वीमा हम जानते हैं, हमारे कार्य की वीमा क्या होती है? ml² T-2 अपॉन, और Q की वीमा होती है AT। अब देख लीजिए, M तो हमारा ऐसा का ऐसे, यहाँ पे L नहीं है तो L² ऐसा का ऐसे। अब A यहाँ पे क्या है? प्लस का 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, तो A-1। अब देख लीजिए, ये है T-2। अब ये नीचे क्या है? नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी कि T-3। तो इस प्रकार हमारी यहाँ से वीमा निकल कर आ गई है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है। आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर भेजें। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए और वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। अब देख लीजिए वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। जब वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल होता है तो बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इसे क्या करते हैं? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए, यहाँ पे क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ये मान लीजिए आप। जब आपने यहाँ पे काल्पनिक पृष्ठ मान लिया तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई बिंदु है A। अब इससे क्या होता है? इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखा क्या होती है? गुजरती है। तो जब गुजरती है ये हो गया, और इनके बीच का कोण क्या हो गया? थीटा हो गया। तो इस प्रकार फाई बराबर E cos थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई बराबर E cos थीटा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपके समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपके समझते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश Q पर लगने वाले बल F तथा आवेशों के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि E बराबर F/Q। आपको अगर ये सूत्र पता हो ना, E बराबर F/Q, तो आप इसकी परिभाषा तो खुद से लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को क्या बोलेंगे? हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। अब देख लीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। F को न्यूटन और आवेश को कूलाम। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विचलन कोण क्या है? तो देख लीजिए, विचलन कोण क्या है? तो प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है।
ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि विचलन कोण क्या है। तो प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। तो लेंस की फोकस दूरी हमारी किन बातों पर निर्भर करती है। तो लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पदार्थ के आपवर्तन पर और प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तो हमारी लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है, लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पदार्थ के आपवर्तन पर और प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है। तो स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। निकट बिंदु हमेशा कहाँ होता है, आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा आंख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी लिखो। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। तो आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो आंख की समंजन क्षमता क्या है, आंख की समंजन क्षमता है आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, आंख की समंजन क्षमता बोलते हैं। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है समस्थानिक क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समस्थानिक क्या होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक हमारे वो होते हैं वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उसे समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17 होता है, और लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ 35 है और यहाँ पे 36। तो समस्थानिक वे हैं जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे 17Cl35, 17Cl36। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है नाभिकीय बल की परिभाषा दो। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। तो नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 10 क्वेश्चंस जो हमारी बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।